नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, ये सब हम लोगों ने कर दिया था। यहाँ से करते हैं ठीक है। क्वेश्चन है, ऊष्मागति का प्रथम नियम। प्रथम नियम किस पे आधारित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिका का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है, ठीक है। ऊर्जा के देखो, ऊर्जा का जो संरक्षण अधिनियम है ना, जैसे फर्स्ट का नियम ऊष्मागति का जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। द्वितीय नियम लॉर्ड कॉल्विन। हाँ हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन है, ऊष्मागति का द्वितीय नियम। एक और क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था लॉर्ड केल्विन के द्वारा। लॉर्ड केल्विन के द्वारा ऊष्मागति का जो तीसरे नियम है वो केल्विन के द्वारा दिया गया था, कि एब्सोल्यूट केल्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। नील्स बोर ने क्या दिया था? हाइड्रोजन मॉडल दिया था। मैक्स प्लैंक विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रोगली पदार्थों का कण प्राकृतिक, सीवी रमन अणुओं द्वारा प्रकाशों का अप्रत्यास्थ परिकरण, जे बोस अंतरिक्ष किरण, एस बोस क्वांटम कण, जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंग। इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। देखो, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम किस पे संरचित है? ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसमें क्या होती है? इसमें होती है ये क्या बोलते हैं, डेल क्यू बराबर होती है, डेल क्यू बराबर होती है यू प्लस डब्ल्यू, ये होती है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होती है ना, वो ये कहता है, इसमें दो रूल आती है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक कॉल्सियस स्टेटमेंट, ये होती है, ठीक है। ऊर्जा ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जब 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 ध्वनि की एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो राशि कौन सा अपवर्तित रहती है? तो अपवर्तित रहती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो रहती है ना, वो अपवर्तित रहती है। मतलब जब भी हम कोई भी क्या बोलते हैं, जब भी हम कोई भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसी तरीके का देखने को मिलता है, अपवर्तित चेंज रहती है, ठीक है। जब ध्वनि का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल जो होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, सब बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। देखो, एक चीज और समझो, जो ध्वनि की चाल जो होती है ना, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल जो होती है वो दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब दाब घटाने और बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाओगे ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, समझ रहे हो?
फिर है वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। और दोलन करने वाली वस्तु अपनी साच स्थिति में किसी को भी जितने अधिक से अधिक दूर जाती है उतने ही दोलन का आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड 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 क्या होती है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है। और दो एम्पलीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको लैम्डा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो यही बोला गया है कि दोलन करने वाली वस्तु अपनी सम स्थिति के किसी ओर से जितनी अधिक से अधिक दूर जाती है उस दूरी का दोलन एम्पलीट्यूड कहलाता है। तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रामगत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो आपस में सिंह और गतों के बीच की दूरी को अनुदैर्घ्य तरंगे के क्रामगत और दो स्पिंडल और विरल के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है। अगला है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सी राशि घटाती और बढ़ाती है। तो वोल्टेज का काम होती है, मतलब देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ही होता है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक विद्युत ऊर्जा है जो एक परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास किए स्थानांतरित करता है, म्यूचुअल इंडक्शन करता है। ठीक है। और ये म्यूचुअल इंडक्शन मतलब युक्ति अनुप्रयोग पे काम करता है। इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने की व्यवस्था रहती है। इसी के अनुसार ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो होती है ना, देखो ट्रांसफार्मर का क्या काम होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है। और यह युक्ति अनुनय प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ऊर्जा के हस्तांतरण के क्रम में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने की व्यवस्था रहती है। ट्रांसफार्मर का काम ही यही है। क्या करता है ट्रांसफार्मर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो जो ट्रांसफार्मर होती है ना, वो क्या करती है, दो काम होती है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है, ये चेंज करता है। इसका काम है, ट्रांसफार्मर का काम यही है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करना। ठीक है, यही करता है। तो और ट्रांसफार्मर भी दो तरह का होते हैं, एक उच्च मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा निम्न वोल्टेज को प्रबल प्रवर्तित धारा को उच्च वोल्टेज में बदला जाता है। और एक होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा किया जाता है उच्च वोल्टेज वाले को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। ठीक है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी करंट को में किया जाता है, डीसी में नहीं। और ट्रांसफार्मर में आप देखोगे तो एसी होता है, एसी करंट होता है। ठीक है, एसी करंट होता है। ये समझ आ गया। तो जब वोल्टेज चेंज करता है, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होती है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक होती है एमीटर, एमीटर मतलब चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता का मात्रक होती है एमीटर, एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है।
मैं शारण लिखता हूँ। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, चुंबक की ध्रुव प्रबलता। देखो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो इसमें क्या बोला गया, चुंबक की ध्रुव प्रबलता का SI मात्रा क्या होती है, देखो देखो चुंबक की ध्रुव प्रबलता, इसमें क्या होती है ना कि सबसे पहले चुंबक है, चुंबक की ध्रुव मतलब ध्रुव प्रबलता का SI मात्रा। जैसे एक चुंबक है, एक चुंबक है, चुंबक में क्या होती है, नॉर्थ पोल होती है, एक साउथ पोल होती है, एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है नहीं। हाँ, तो ये होती है चुंबक, किसी किसी चुंबक के उत्तरी या दक्षिणी जो ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कहा जाता है, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक 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 पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मतलब इसका होती है, इसका SI यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्यों होती है क्यों होती है एम्पियर मीटर, समझते हैं। देखो एम जो होती है ना, वो फोर्स बाय बी होती है, बी इससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और एक हो गया बल और ये हो गया, और इसको क्या कहता है, टेस्ला, टेस्ला। तो टेस्ला क्या हो जाएगा तो हमें निकालना पड़ेगा एम, जब डिवाइड करेंगे तो एम्पियर मीटर आता है, एम्पियर मीटर आती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, न्यूटन बाई टेस्ला, और इस साइड में ड्राइव करोगे तो न्यूटन टेस्ला, न्यूटन टेस्ला। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर। तो चुंबक प्रबलता मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को यही कहा जाता है। चुंबक चुंबक को ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर बाई टेस्ला कहा या टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट वेबर होता है, वेबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो मैं और सारा यूनिट आपको मैं बताता हूँ। देखो मैं एक एक करके आपको सारा यूनिट में बताता हूँ।
से, मैग्नेट से रिलेटेड। देखो मैग्नेट से रिलेटेड पहला होती है पहला मैग्नेटिक 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 पोल पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मतलब इसका हिंदी होती है ध्रुव ध्रुव प्रबलता ध्रुव ध्रुव प्रबलता। इसका इसका होती है एमीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर एम्पियर मीटर मीटर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एमीटर, इस तरह से, ठीक है। फिर होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दूसरा होती है मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट। इसका होता है द्विध्रुव आघूर्ण, हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण। इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये होती है दूसरा का। तीसरा होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स इसका होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर 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 वेबर, ठीक है। चौथा चौथा होती है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी डेंसिटी इसका होती है, फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला 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 टेस्ला, ठीक है। और फिर होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर होती है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका होता है एम्पियर एम्पियर बाई मीटर, एम्पियर बाई मीटर, एम्पियर बाई मीटर, ठीक है, एम्पियर बाई मीटर। इस तरह से देखोगे ना तो पूरा आपको सारा मैंने बता दिया, ठीक है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एमीटर, एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब ध्रुव कोण का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। फिर फ्लक्स डेंसिटी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पियर पर मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि राशि अदिश राशि है। देखो अदिश राशि, ये तो बल सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो ये हो गया आंसर, समझ आ गया। अगला है गॉड पार्टिकल क्या होती है। गॉड पार्टिकल क्या होती है इसको समझते हैं। गॉड पार्टिकल जो होती है एक हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन है, ठीक है। क्या है ये, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है। गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है, हिग्स बोसॉन क्या है ये, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है। गॉड पार्टिकल्स एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स, ठीक है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है
हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉन या अक्वाइक एक समान प्राथमिक कण मूलभूत कणों के द्रव्यमान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, गॉड पार्टिकल्स एक हिग्स बोसॉन ब्रह्मांड के व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाले कण है। इसे ईश्वरीय कण भी कहा जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन में पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम डब्ल्यू एगर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आंसर हो गया। अगला है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या परमाणविक संख्या, परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या एक देखो ये होती है ना, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? एक नाभिक होती है और नाभिक से जितना डिस्टेंस होता है यही आर होता है। इसका आकार मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या परमाणु के केंद्र और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स के सेल के बीच की दूरी होता है। सीधे तौर पे परमाणु के आकार को दर्शाता है। जितनी बड़ी परमाणु त्रिज्या होगा परमाणु उतनी बड़ी होगा। ठीक है, समझ रहे हो? एक यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? देखो, एल्युमिनियम जो है वो 3 है और ऑक्सीजन 2 है। देखो ये 3 है और ये 2 है, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो Al2O3 बनेगा। Al2O3, तो ये ऑप्शन डी 40 के डी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि संयोजकता से ही तो बॉन्ड बनती है। समझ रहे हो ना? समझ आ गया? मतलब यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Al2O3। समझ रहे हो? देखो Al3 है और O2 है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो Al2O3 बनेगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। तो गैस किसमें है? इसमें है, इसमें सभी तत्व गैस है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 वाले तत्व है ना उसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं, इसमें हीलियम आता है, नियॉन आता है, हीलियम नियॉन, आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। ठीक है, ये सारे आती है। किसमें आता है? 18वें ग्रुप में, 18वें ग्रुप में आता है, 18वें ग्रुप में। ठीक है, 18वें ग्रुप में आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी गैस है, तो 18वें वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, इसमें वाले ग्रुप में। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब रिएक्टर किस प्रकार के रिएक्टर होते हैं?